दोस्तों आदाब। स्वच्छ पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एक गांव का नाम सादीवारा का। सादीवारा हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। क्यों बना रहा, क्या वजह है, ये हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमेशा की तरह आज भी बात सस्टेनेबिलिटी की होगी, बात होगी एनवायरनमेंट की, बात होगी स्वच्छता की और बात होगी अपने इस खूबसूरत से जम्मू कश्मीर की। जी हाँ, सादीवारा के बारे में आज बात करने के लिए हम आ पहुंचे हैं एडवोकेट फारूक अहमद गनई साहब के घर, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही चर्चा के विषय बने हुए हैं। क्यों, आइए जानते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम आज के इस पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे सादीवारा और एडवोकेट फारूक अहमद गनई, ये दोनों चर्चा के विषय बने रहे। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? मैं पहले ऐसे करना चाहूँगा जी। कि मैं कचरे का दीवाना हूँ, कचरा मेरा परवाना है। अरे वाह। मैं ढूंढ लूँ इसे गली गली, वो खिल गया सादीवारा की गली। बहुत खूब। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है कि जो शायद उसकी उम्मीदों से भी बढ़ के होता है। जी। इसी तरह साल 2018 जो कि जिसको मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ और 2018 में जब पंचायत के चुनाव देश के बाकी विभिन्न रियासतों से की तरह यहाँ पे भी हो गए और मैं एक दिन कोर्ट में था तो मेरे पास एक बंदा आया कि सर मुझे एक एफिडेविट बना के दे दो। मैं कहा किस लिए? कहा मैंने इलेक्शन लड़ना है। जब मैंने इस बंदे को देखा तो फिर मैंने कहा कि वाह, इससे अच्छा तो कोई काम नहीं है कि ये ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स में और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करने जा रहा है। तो मैंने उसको बना के दिया और साथ में वहीं पे मैंने अपना मन बनाया। मन ही मन में सोचता रहा कि मैं भी सरपंच के इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरे दिन मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके किसी को बताए बिना, इवन मेरी फैमिली को भी पता नहीं था, मेरे फ्रेंड्स सर्कल को, इवन बार के किसी मेंबर को भी पता नहीं था। और उस दिन पता चला जब इलेक्शन हो गए और शुक्र अल्लाह ताला का कि मैं सादीवारा ए ग्राम पंचायत ब्लॉक हिलर का दूसरे सरपंचों की तरह एक सरपंच बन गया। अब मैं सरपंच बना था तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया कि सरपंच बनना जिसको प्रधान कहते हैं, यानी कि गाँवों में तरक्की कैसे हो, गाँवों के मुख्तलिफ जो मसले हैं उनका सुलझाना है, कैसे सुलझाएंगे, गाँव की तरक्की करनी है गाँवों का। और ख़ासकर मेरा ये था कि लोगों के जहन को और दिमाग को, दिलों को कैसे बदला जाएगा। तो ज्वाइन करने के बाद मैं सरपंच का जब हल्फ उठाया तो उसके बाद जब काम करना शुरू हो गए तो मेरे दिमाग में ये मनरेगा तो मेरे जहन में था ही नहीं। मतलब कोर्ट में ऐसे केसेस वैसे तो आते थे मनरेगा के मुतालिक, और मनरेगा का जो गाइडलाइंस वगैरह है वो तो हम लोगों को बताते थे, तो हमें तो नया कुछ नहीं था इसमें, और मेरे लिए तो कुछ नया था ही नहीं। तो क्योंकि प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें आती है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत का कार्य कैसे होता है, ग्राम पंचायत क्यों बनी है और इसकी अहमियत क्या है। लेकिन जब हमने हर आए दिन प्रोग्राम शुरू करने स्टार्ट किए तो यहाँ पे महीने में एक बार स्वच्छ भारत अभियान का क्या कहते हैं प्रोग्राम करना है। तो गली से यहाँ से वहाँ तक दौड़ना है, वो सफाई का, मतलब जस्ट वो ना फोटो शूट। तो मैंने सोचा ये हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये जो भी है स्वच्छ भारत अभियान जो भी है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के पीछे एक बहुत गहरी सोच है और बहुत गहरी एक मैसेज है जी। आने वाली पीढ़ी के लिए। हम तो बूढ़े हो गए हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए। इसी आशा में मैंने एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को
जी मीडिया की किसी चैनल, मुझे लगता है शायद डीएनए का था, मैंने उनको देखा झाड़ू लेते हुए और स्वच्छ भारत अभियान की ओर, उनके उस झाड़ू पकड़ने में एक मैसेज थी, तो मुझे याद आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कि सफाई नस्फ ईमान है। मैंने दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद अपने दिलो दिमाग पे एक जोर दे के मन में ही एक प्रण लिया, एक वादा अपने साथ किया कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं स्वच्छता के प्रति, स्वच्छ भारत के प्रति, स्वच्छ कश्मीर के प्रति हर वो कार्य करूंगा जिससे अगर 100% नहीं तो एक दिन का मेरे गांव का, एक दिन का मेरी सोच का और एक दिन का मेरे जहन के बदलाव का भी उसमें कंट्रीब्यूट हो जाएगा जी। फिर उसी में मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स शुरू किए और प्रोग्राम्स में हम ये करते थे, गांव की सफाई करते थे और जो बच्चे होते थे उनको टॉफियां वाफियां देता था मैं। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं एक अभियान चलाऊंगा कि गिव प्लास्टिक टेक रिवॉर्ड। और गिव प्लास्टिक टेक रिवार्ड के पीछे ये था कि आपको पता है कि अगर कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, मंत्री हो और कोई भी हो, तो जब वो रिवार्ड की बात आती है, एक सर्टिफिकेट की बात आती है, तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए तो बहुत दूर भी चला जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैसेज जो हमने अपने गांवों में दी, और मैं नहीं भूलना चाहूँगा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मेरे हर इनिशिएटिव को बल अगर मिला तो वो मेरी यहाँ की औका बाड़ी का है, मेरे यहाँ के बुजुर्गों का है, मेरी यहाँ की बहनों का है, बच्चों का है, और सबसे बड़ी बात जो है मेरी फैमिली का है। मेरे बच्चे को कभी भी ये बुरा नहीं लगता था कि हमारा अबू जो है वकील भी है और गांव में सफाई भी करता है, वकील भी है, गांव के दरिया को साफ करता है, गांव की नाली को साफ करता है। और इंस्टेड ऑफ दैट मेरे बच्चे भी इस मुहिम में जुड़े रहे, बाहर नहीं, अपने घर में जी। और उनके बिहेवियर पे एक बार असर पड़ गया मेरे घर में। मैं क्यों कहता हूं कि मेरा घर एक लर्निंग सेंटर है, वो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहला जो बिहेवियर जो चेंज हुआ मैंने अपने घर का किया, मैंने अपने घर से शुरुआत की। उसके बाद साथ साथ में हमारे प्रोग्राम चलते रहे और मैंने गिव प्लास्टिक टेक रिवार्ड का जो नारा था, हमारे वीडियो थे तब के यहाँ पे आमिर हसन जी, और बाद में गाजी अब्दुल्ला भी आ गए, और डिप्टी कमिश्नर बशारत क़य्यूम थे हमारे यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि हमने समवेयर इन 2019 से ही शुरू किया, धीरे धीरे, लेकिन ये जब एक जो लावा फटता है ना, ये लावा फट गया जाके 2023 में, जब हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। डॉक्टर बशारत क़य्यूम यहाँ पे आए, हमारे तब के एसीडी आए, रियाज साहब, और बाकी जो लोग थे गांव के औकाफ के मेंबरान, छोटे बड़े, और आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का भी इसमें काफ़ी रोल रहा। यहाँ तक कि मेरे यहाँ पे जो हाई स्कूल है सादीवारा का, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, उनका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। कभी भी कोई भी चीज़ अकेले इंसान नहीं कर पाता। सोच उसकी हो सकती है अकेली, लेकिन साथ सबका चाहिए, लेकिन सोच को सबका साथ जरूरी है। अगर आपको विकास करना है तो साथ सबको लेके चलना पड़ेगा। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये समवेयर इन 23 शुरू होते ही मेरे ख्याल में 7 जनवरी था, तो 6 जनवरी को मैंने अपने अहलिया से पूछा कि हमारे घर में जो कचरा निकलता है उस कचरे को आप क्या करते हैं। तो उन्होंने 2 टूक जवाब कहा कि जैसे लोग करते हैं वैसे हम भी करते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है उसको निकाल के मैं जमा रखती हूँ, बाद में उससे कुछ खरीदती हूँ। तो मैंने कहा फिर तो ये सोने से कम नहीं है। हाँ, बोला हाँ। मैंने कहा क्यों ना मेरा अब ये दूसरा नारा होगा, गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड। तो मैंने कहा गोल्ड कहाँ से आएगा वो देखेंगे। तो इन वन वॉइस उसने कह दिया कि मैं अपने महर से आपको 2 गोल्ड कॉइन्स जो है गिफ्ट करूँगी फॉर दिस इनिशिएटिव। और उनका ये मानना था कि इस दुनिया में अगर हम आए हैं, यहाँ से सोना लेके नहीं जाना है, यहाँ पे कोई अच्छा काम होगा, सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम होगा, देश के लिए कोई अच्छा काम होगा, उससे आने वाली पीढ़ियों को भी नसीहत मिलेगी। नेक्स्ट डे 7 को हमने शुरू किया। 7 में जब ये प्रोग्राम चल रहा था, लोगों को अवार्ड वगैरह दे दिए बशारत साहब ने,
और उसके बाद मैंने बशार साहब को ऑन द साइड लाइन्स कहा कि माई न्यू इनिशिएटिव विल बी गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड। और एक गिव प्लास्टिक तो उन्हें ही गॉट स्टैंड कि गोल्ड कहाँ से आएगा। मैंने कहा पहले ये तो इनिशिएटिव है, इट इज़ एन इंस्पायरेशनल स्लोगन, लेकिन हम गोल्ड देंगे। तो मैंने कहा मेरी अहलिया अपने महर से देगी और वी स्टार्टेड। और लोग आए, हमने 20 क्विंटल्स का रखा, फिर किसी ने 3 क्विंटल, किसी ने 4 क्विंटल लाया और वो सब कुछ करके और हमने 2 गोल्ड कॉइन्स भी दे दिए। और इसी दौरान 2023 में ही मेरी पंचायत को मुझे एक स्टेट एसबीएम का जो ग्रामीण एसबीएम ग्रामीण का जो अवार्ड है वो भी मिला। और उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, नेशनल रिकॉग्निशन, वो सब कुछ मिला। ये सब मिलने के बाद मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा था वो कचरा था। और कचरा जो है एक बार की कहानी नहीं है, ये हर दिन की बात है, ये हर दिन की और हर पल की बात है। बिल्कुल। इस कचरे को अब सस्टेन, जो ये स्लोगन था और ये जो कार्य मैं कर रहा था, इसको सस्टेन कैसे करना है जी। और सस्टेन करने के लिए हमने काफ़ी इसमें काम किया। हमने अपने वो डस्टबिन भी लगाए, बाकी चीज़ें, लेकिन जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो काफ़ी, अभी भी वो फॉरवर्ड लिंकेज का जो मसला है वो बना पड़ा है। जब मैंने देखा कि फॉरवर्ड लिंकेज का अब मसला बन रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है, हमारे यहाँ पे वेतस्ता रिवर है, उसको भी हमने पूरा क्लीन किया। और उस वेतस्ता रिवर में जिसमें हम पले बड़े हैं, वहाँ का पानी पी के, तब तो नल के होते नहीं थे, उसी नदी से पानी आता था और वही पानी हम पीते थे। तो वो चीज़ भी हमने की, उस वेतस्ता रिवर को हमने, वो हिस्टोरिकल और कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे एक देवस्थान भी है और वो वहाँ पे आते रहते हैं। 5 सितंबर वो वहाँ पे आते हैं, उनका प्रोग्राम होता है वहाँ पे। उसको हमने साफ़ किया, पूरी जो रिवर लेट्स है उनको साफ़ किया। जो दूसरे रिवर हमारे जो गाँवों से गुज़रते हैं, चाहे वो पैडी फील्ड्स के हैं, तो उनको साफ़ किया। लेकिन लास्ट में मैंने देखा कि ये RRR, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, अब मैंने रिड्यूस तो कर लिया, अब रीयूज की बारी आई। अब रीयूज कैसे करना है, मैंने अपने घर को पहले एक मॉडल हाउस बनाया जी। मैंने अपने घर से, घर का जो कचरा निकलता है, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक बार सैफरान, एक बार क्या, मैं अभी इस साल भी लगाना है, पिछले साल भी मैंने उस उगाया सैफरान। मैंने अपने घर के वेस्ट से उगाया। अंदर से जो मेरे घर का वेस्ट निकला उसको मैंने एक पॉट में डाला और ऊपर से कोई 10-15% उसमें मिट्टी छिड़की और मिक्सअप किया और उसमें सैफरान लगाया। और नॉर्मली 1 महीना लगता है और उसमें मेरे ख्याल में 18 या 19 दिन में उसके फूल निकले। और वो सैफरान भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें भी मैंने स्टिकर लगाया है कि मेरा गाँव सादी वारा, मेरी पहचान मेरा गाँव सादी वारा, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद मैंने उस चीज़ से मैन्यूअर भी बनाया, मैन्यूअर नहीं कह सकता हूँ, फर्टिलाइजर, हाई पावर फर्टिलाइजर भी बनाया। और जिसको हमने, जिसका प्रदर्शन हमने काफ़ी जगहों पे किया। हम ये जो अपना श्रीनगर SKICC में भी प्रोग्राम हुआ, एक पामपोर में हुआ था, वहाँ मैंने इस पे उनको दिखाया कि कैसे, किस तरीके से जो है हाई पावर फर्टिलाइज़र आप अपने घर में बैठे बना सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा सिस्टम शुरू किया कि अब रिड्यूस होने लगा, अब कंप्लीट रिड्यूस हो गया। रिड्यूस इन द सेंस कि मेरे किचन से बाहर कहीं नहीं जाता है, डायरेक्ट मेरे किचन से सेग्रीगेशन में जाता है। और मैंने एक सेग्रीगेशन शेड बनाया है जहां पे, और जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट है वो एक साइड में जाता है और जो बाकी वेस्ट है वो अलग से जाता है। और उसमें क्या होता है फिर कि उसको मैं फिर अलग सेग्रीगेट, मतलब महीने, 6 महीने, साल के बाद या 3 महीने के बाद जैसे ही वो फुल होता है वहां से। अब मैं एक सोच में पड़ा, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मेरे घर में, मेरे गाँव में प्लास्टिक कभी आए ना। लेकिन वो चीज़ करना, उसके लिए कानूनी दाव पेच खेलने की जरूरत है जी। तो मैंने अभी तक वो इनिशिएटिव नहीं लिया जी। वो भी हम लेने वाले हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि जिस दिन मेरे घर में प्लास्टिक, पॉलिथीन, प्लास्टिक बोतल आना बंद होगा तो उस दिन मैं कहूंगा कि हाँ, मैं दूसरे को भी बता सकता हूँ। क्योंकि अभी मेरे घर में वो बंद नहीं हुआ। नेचुरली कोई ना कोई चीज़ आती। हालांकि मैं कोर्ट जब जाता हूँ तो मैं बैग साथ लेता हूँ। ये पूरा मार्केट भी देखता है कि मैं बैग साथ लेता हूँ, उसमें सब्जी लानी हो, कुछ भी लाना हो, उसमें लाता हूँ।
एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिकंस्ट्रक्शन की ओर भी मैं चला रहा हूँ इसको, और मैंने इसको शिफ्ट किया। अब रिड्यूस तो हो गया, और रिड्यूस के बाद रियूज किया आपने, और रियूज को मैंने दूसरा इनिशिएटिव किया कि वेस्ट इनटू वेल्थ। आपके घर का जो कचरा निकलता है उसमें आप खाद बनाते हैं और वो वेल्थ में तब्दील हो होता रही है। जी। और उसके बाद तीसरा जो है रिसाइकल। वो रिसाइकल का है, और रिसाइकल का मैंने आपको दिखाया बाहर, ये जो मशीन है इसमें श्रेड करके अभी मैं इसमें ब्रिक्स बना रहा हूँ जी। और वो इनिशिएटिव मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं मान सकता हूं कि मेरे घर के अंदर RRR फार्मूला जो है वो एक चल रहा ही नहीं, वो एक सक्सेस स्टोरी है, न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरी इंडिया की। बहुत और उसके बाद जब लोगों ने मेरा देखा, मेरा काम देखा, और कुछ लोग तो ताने तंज भी करते रहे जी जी। कि कल तक जो इंसान कुछ और ख्वाब देख रहा था और आज वो लोगों की नालियां साफ करता है और कचरा जमा करता है और कचरा मैन बन गया है। तो इसी दौरान मुझे जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में द कचरा मैन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानने लगे। ये बहुत बड़ा एजाज है एक्चुअली, ये एक्चुअली बहुत बड़ा एजाज है, और ये समझने वालों के लिए, और समझने वालों के लिए है। तो गुजरात से एक समेकिती एक कंपनी है, नेटल इंडिया एक कंपनी है, समेकिती उनकी मार्केटिंग साइट देखती है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑटोमेटिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन दी। और उस ऑटोमेटिक कंपोस्ट वेस्ट मशीन में देखा मैंने कि 24 घंटे में आपका वेस्ट जो है बन जाता है, मतलब खाद बन जाती है 24 घंटे में। वो भी मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। तो इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। और मैं एक बात कहूं कि शायद ही अभी जम्मू कश्मीर के लोगों में, शायद ही अभी हमारी कम्युनिटी के लोगों में इतनी जागरूकता आई है कि जहां गुजरात से एक इंसान 4.5 लाख की मशीन लेके फारूक गनाई के पास पहुंचा कि आप जो देश के लिए काम करते हैं इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता है, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक मशीन गिफ्ट की। बहुत ही खूब, बहुत। और दूसरी मशीन उन्होंने 2.5 लाख की गिफ्ट की। और मुझे ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने डिजिग्नेट किया अपनी कंपनी का। बहुत। इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है। एक रूहानी सुकून जो इसमें है जी, वो मुझे लगता है कि अगर आपके पास अरबों खरबों रुपया है, नहीं, ये सुकून नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। गणेश साहब, मुझे बताएं, ये हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे, जानना चाहते होंगे कि इतना कुछ आपने कर लिया, अपने घर से शुरुआत की, आपने झाड़ू भी उठा लिया, सफाई भी कर ली, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? आगे मेरा ये होगा कि मैं तो हर वक्त यही कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जो सच्चता के प्रति मुझे एक अदना इंसान को जागरूक करके ये सब करने पे मजबूर किया, तो मैं पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक तरीके से दूसरे तरीके से लोगों को अवेयर करूँगा, और करता आया हूँ और करता रहा हूँ और कर रहा हूँ एक या दूसरे तरीके से। तो लोगों को इस चीज़ के अलावा अब जो मैं दूसरा कर रहा हूँ कि अब जो मैंने लास्ट का आपका कहा कि जो रीयूज़ वाला है, अभी वो ब्रिक्स में शुरू कर रहा हूँ, विदिन 1 मंथ वो भी शुरू हो जाएगा। और मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगा कि अपनी जो पागलपंती के नमूने मेरे हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। काश और कि मैं ये पागलपंती और मैं ये पागलपंती का जो मेरा ये जो जुनून है जी, मैं हर वक्त कहता हूँ कि काश मुझे एक बचपन मेरा लौट आता और मैं जहाँ से ये जुनून में शुरू करता, तो शायद कुछ और भी इसमें क्या कहते हैं वो 4 चांद लग जाते। लेकिन लगा दिए अभी भी हम बच्चे ही हैं, क्योंकि इंसान मरते दम तक बच्चा ही होता है और सीखता रहता है, और इसके दिमाग और सोचने की कुव्वत भी तब्दील होती रहती है, उसकी आइडियोलॉजीज़ और बाकी चीज़ें जो है। मेरी तो एक ही है, मैंने अपना प्रण लिया है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने देश के कल के लिए कर रहा हूँ, अपने जो हमारी जो पीढ़ी है उनके भविष्य के लिए, नई नस्ल के कर रहा हूँ। हमारे दिन निकल जा रहे हैं। मैं पूरे आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी नहीं संभले
इससे देखिए शायद 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जी, हो प्लीज, जाए, प्लीज। लेकिन ये एक मैसेज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को और बच्चों को देना चाहूँगा कि आप ये मत समझिए कि आप बड़े बड़े होटलों में खाने जाते हैं और वहाँ से लिफाफों में खाना लाते हैं, या ब्रिसलरी बोतल में, प्लास्टिक बोतल में पानी पीते हैं, आप बड़ा मतलब वो ऐश टाइप खुद को समझते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि जो आप समझते हैं कि शायद अडल्टरेट फूड जो हम खाते हैं, कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जाइए, कोई ठोक नहीं है, लेकिन हर प्लास्टिक के इस्तेमाल से नैनो प्लास्टिक, माइक्रो आपके प्लास्टिक जिस्म में शद दाखिल होते होता है, हैं, बिल्कुल। आपके जिस्म में दाखिल होते बेशक। हैं, और हर 100 लोगों में से आपका 97, जो अगर हम 4 लोग यहाँ पे 3 को अगर हम टेस्ट करेंगे, वहां से नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और इसका नतीजा खातिर खा है। वो नतीजा क्या है? आपको सडन हार्ट अटैक ड्यू टू दिस। बिल्कुल। आप, हमारी जो बेटियां हैं जो कंसीव नहीं कर पाती है, शादी को 4 साल, 5 साल, 10 साल होते हैं, कंसीव नहीं कर PCOS, पाते PCOD की हैं। PCOD और बाकी चीजें जो वो इसकी बीमारियां वजह से हैं हो वो रहा है। इसकी वजह से जी, हैं। जी। डाइपर्स और पैम्पर्स और सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल से ये सब चीजें उससे होती है। और उसके बाद एक और बीमारी जो आपकी किडनी की है, आपके लंग्स की है, आपकी मतलब लिवर की है, बिल्कुल आपका सही। जो पूरा जो ये ढांचा है ना, निज़ाम जो ये पूरा। निज़ाम जो है आपके जिस्म का, ये बिगड़ ये गया। बिगड़ गया है, ये डिस्टर्ब है। और अभी भी आप वक्त होते आप बदल जाइए। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, हमारी नस्ल खत्म हो रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। इस प्लास्टिक को तो मैं जब भी किसी से कहता हूं, वो उनका सिंपल आंसर होता है कि वकील साहब जो बनाते हैं प्लास्टिक वो उनको बंद बंद करेंगे कराइए। तो उनको बंद करना चाहिए, लेकिन ये लोग हमें भूल नहीं। जाते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जहर जो है वो भी तो कंपनी बनाती है, लेकिन खरीदने वाले नहीं है। अगर खरीदने वाले अगर ना खरीदने वाले होते तो फिर तो ये पूरा जो सारा सिस्टम खत्म हो जाता। बिल्कुल सही। इसी तरह इस प्लास्टिक और पॉलिथीन को भी आप ना खरीदे, इसको जहर समझ के ना खरीदे, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो खुश और खुशहाल होगी। हमारे देश का जो भविष्य होगा वो खुश और खुशहाल होगा। और फिर स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे मुल्क में चल रहा है, लोग समझते होंगे शायद इसका कोई अभी तक आईने में परछाई भी नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे सादीवारा से एक सोच बन के निकली, इसी तरह बाकी इलाकों से सोचें जो लोग निकलते हैं, उनकी सोच के साथ जब सोच जुड़ जाती है तो एक दिन आएगा कि जब इस कचरे का कहीं नैब निशान नहीं होगा। हमारे जम्मू कश्मीर को जो जाना जाता है ग्रीनरी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, साफ हवा के लिए, पानी के लिए, और आने वाले कल में वो सब हो, उसके लिए हमें काम करना इंशाल्लाह। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट को अपना वक्त देने का, और आपने जो बातें कही, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इन बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए होंगे और डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो भी कोशिश करेंगे। आज आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, थैंक यू सो मच। तो स्वच्छता की आवाज़ जो गूंजी है, ये हर घर में गूंजेगी, और हर घर स्वच्छ होगा, हर मोहल्ला, हर गली, हर नुक्कड़ साफ दिखेगा। इसके लिए हम सबको मिलकर उठना पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड में हमें दें इजाज़त। जय हिंद, जय स्वच्छ भारत।